आपका अपना शो वर्ड्स विद वीरेंद्र ITDC न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपका अपना दोस्त वीरेंद्र एक बार फिर आपके साथ है। और जैसा कि हम आप अब कोरोना के दौर से तेज़ी से बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि हम अपने सारे रूटीन वर्क्स की ओर लौट चलेंगे और हम वही सब करेंगे जिसकी हम अपेक्षाएं लंबे समय से कर रहे थे, यानी हमारी आगे बढ़ने की चाहत। आज का आगे बढ़ने की चाहत मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये शब्द आपके इस इंटरव्यू के बाद सच में गूंजेगा आपके अंदर, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने डाउन टू अर्थ ज़मीन से शुरुआत की है और जिनके पीछे कोई भी कहीं भी कोई भी खैर ख्वाह, बिग बॉस, बिग ब्रदर, बिग फादर्स नहीं थे, लेकिन वो आज पत्रकारिता जगत के एक चमकते सितारे के रूप में हम आपके बीच में हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। IMC के चीफ रह चुके, डायरेक्टर जनरल रह चुके श्री KG सुरेश साहब, और इस समय वर्तमान में देश की, एशिया की एक महत्वपूर्ण पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी, ITDC इंडिया के शो में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं शुरुआत करने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सूर्योदय से पहले का जो पहर होता है तब सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, और जल्द ही सूर्योदय होने वाला है। आज जो है लॉकडाउन खुल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जान भी जहान भी, हमें अपने जान को ज़रूर बचाना है, लेकिन साथ ही इसी जहान में रहना है। हमें अपने जीवन को जो है सामान्य जीवन में वापस भी लौटना है, और अपने अर्थव्यवस्था को भी दुरुस्त करना है, अपने शिक्षण को भी दुरुस्त करना है, अपने कामकाज को भी दुरुस्त करना है। तो हम लोग सभी सावधानियां बरतें। प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, मास्क पहने रहें और हैंड सैनिटाइज़र का जो है इस्तेमाल करें, और फिज़िकल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करें, और आप अपने काम में लगे रहिए। समाज और राष्ट्र को जो है एक नया दिशा हम सबको मिलकर कोरोना के पश्चात देने की आवश्यकता है। जैसे कि हमारा शो आज चूँकि पत्रकारिता पर पूरी तरह से डेडिकेटेड है, तो हम शो की शुरुआत में एक ऐसी बात करते हैं जो पत्रकारिता की इस समय मूल शब्द बन गई है। जाने अनजाने आज का समय जो चल रहा है, हम आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी, ये दो वर्ड हैं जो पत्रकारिता के लिए बहुत अहम हैं। और जब एज ए प्रोफेसर हम पढ़ाते हैं तो नई जो कॉपलें आ रही हैं उनको बहुत ज़रूरत है इन दो शब्दों की। हम इन्हीं दो शब्दों की व्याख्या हमारे सुरेश जी से जानना चाहेंगे। जी धन्यवाद। जिसे कहते हैं कि जो फंडामेंटल है, या जिसको आज के युवा पीढ़ी की ज़ुबान में जिसको हम कहते हैं कि फंडे हैं, ये फंडे समझना बहुत ज़रूरी है। और पत्रकारिता के फंडे हैं एक्यूरेसी और ऑब्जेक्टिविटी, तटस्थता, निष्पक्षता। यानी कि हमें पत्रकारों की ज़रूरत है, पक्षकारों की नहीं। और तभी जाके जो है विश्वसनीयता बनेगी, यानी क्रेडिबिलिटी। अगर आप किसी का पक्ष लेकर बात करेंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे, तो दर्शक को साफ दिखाई देता है कि आप किसकी जो है हिमायत कर रहे हैं, आप किस तरफ है। लेकिन पत्रकार को होना चाहिए कि अच्छा काम कोई भी करे उसका पीठ थपथपाए, और बुरा कोई भी करे उस पर सवाल खड़ा करें। तो मुझे लगता है कि आज बहुत आवश्यक है कि हमारी जो मीडिया है वो तटस्थ रहे, वो जो निष्पक्ष रहे, और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के बीच में सेतु का कार्य करें। ये मीडिया की एक अहम भूमिका है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसके प्रति जागरूकता पैदा करें, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँचे, और उसमें जो कमी है उस कमी को उजागर करें, ताकि सरकार फैसले लें, उसको दुरुस्त करें। धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि हमें अपने आप को पक्षों से विहीन करना होगा, हमें निष्पक्षता को अपने अंदर एक हासिल देना होगी, यानी हमारे को अख्तियार करना होगा। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, मैं सुरेश जी एक बात जानना चाहूँगा। आज की जो पत्रकारिता है
आज जिस तरह से चैनल्स, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, जिस तरह से चैनल्स के साथ हो रहा है, सिर्फ टीआरपी शब्द की होड़ एक दूसरे के साथ चल रही है, उसके चलते वो कई बार, चूँकि पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ को इंटीग्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। हम देख रहे हैं पहली बार चौथा स्तंभ आपस में लड़ रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात, दूसरी बात ये कि जो उनकी न्यूज़ जो कवरेजेस हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, जैसा आप बात कर रहे हैं, उन्हें तटस्थ होना चाहिए, पर लेकिन उनके पत्रकारों को, उनके जो आका हैं चैनलों के, उनकी गाइडलाइन पे चलना होता है, ना कि तटस्थता के साथ। ये कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, हम एक फ्री मार्केट में हैं तो प्रतिस्पर्धा तो होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन किस में होना चाहिए? जन सरोकार के मुद्दों को उठाने में कंपटीशन होना चाहिए। कितने लोग क्या देख रहे हैं, इससे ज़्यादा कितने लोगों के लिए हम सार्थक हैं, कितने लोगों के लिए हम प्रासंगिक हैं, कितने लोगों के लिए जो है हमारा जो मीडिया का कवरेज है, हमारा कंटेंट है, वो कितना अर्थपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसको लेकर जो है ज़्यादा हमारा लोकप्रियता होनी चाहिए, ये नहीं कि संख्या बल के आधार पर। दूसरा, आपने जो कहा कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो है पत्रकार बेबस है, पत्रकार बहुत ज़्यादा खुद नहीं फैसला कर पाता है, लेकिन जनता तो बेबस नहीं है, दर्शक तो बेबस नहीं है। दर्शक उन्हीं चैनलों को समर्थन करें जहां निष्पक्षता है, जहां उसे लगता है कि जन सरोकार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जहां उसको लगता है कि राष्ट्रहित और समाजहित, व्यापक समाजहित, व्यापक राष्ट्रहित के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उन्हीं मुद्दों को उठाने वाले चैनलों को, पत्र पत्रिकाओं को, डिजिटल हैंडल्स को, डिजिटल मीडिया को वो समर्थन करे। जहां सरकार, जनता का समर्थन है, वो चैनल या वो पत्र पत्रिका जो है वो सफल होती है। तो ये चाबी जनता के हाथ में है। यानी आपने पूरी बात को आप हम की तरफ मोड़ दिया। यानी हमें जो करना है वही सबको चैनल दिखाएंगे। यदि हम चैनलों को चाहते हैं कि वो आपकी बात करते हैं, तो उन्हें देखिए। अगर आपको लगता है कि वो आपकी बात पर नहीं कायम है, तो उन्हें स्विच ऑन करने के बजाय जस्ट चैनल टर्न कर दीजिए और उस चैनल पर जाइए जो आपकी बात सुनना चाहता है। पर संयोग से इसमें जस्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन आया है कि अभी एक समय ऐसा चल रहा है कि जिस दौर में जैसे किसी चैनल की विश्वसनीयता बड़ी थोड़ी सी, जनता को लगा ये न्यायिक है और ये किसी मुद्दे पर लंबे समय तक चल रहा है और खींचना चाहता है और कुछ सच की तरफ ले जाना चाहता है, तो जैसे ही जनता उसको विश्वास करके आगे बढ़ती है, फिर अगली एकदम अचानक एक घटना हो जाती है हादसे वाली। उसी घटना पर उसी चैनल का अलग रुख दिखलाई पड़ता है। इससे एकदम जनता, यानी कि जो हमारा दर्शक है देश का, भारतीय नागरिक, वो अचानक इस मोड़ पे आके खड़ा हो जाता है। वो कहाँ देखे, क्योंकि वो दुखी हो गया। ये सटन है, बिल्कुल हुआ ऐसा। तो ऐसे में हमारी जनता कुछ नहीं कर सकती। ये तो इसके लिए कोई आपकी रेगुलेटरी टीम होनी चाहिए जो इन बातों का ख्याल करे। तो क्या ऐसा हो सकता है देश में? देखिए, आपातकाल के अनुभव के बाद कम से कम मैं तो इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि सरकारी हस्तक्षेप हो। मीडिया का अपना मॉडल कोड हो, मीडिया जो है अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, मीडिया के कई संस्थाएं हैं, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, बहुत एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है। ऐसे कई संस्थाएं हैं जिनके पास ये ताकत है कि वो जो है अंदरूनी ही, बगैर आंतरिक तौर पर, बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के सुधार ला सकती है। मुझे लगता है कि उनको पहल करने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं पहल करते तो फिर जनता विकल्प ढूंढने लगेगी, और समय आ गया है, विकल्प को भी उतरने की समय आ गया है, बशर्ते कि जनता समर्थन करे। अब देखिए, एक अखबार के छपने का 30 से 40 रुपए का खर्चा आता है। आप पैसा देते हैं 3 या 4 रुपए उसके खरीदी के लिए, तो बाकी 36 रुपए या 26 रुपए जो है वो कहाँ से लाएगा? वो लाएगा तो वो विज्ञापन के माध्यम से लाएगा, वो जो है कारपोरेट घरानों से लाएगा, क्योंकि उसको खर्चा चलाना है, मुलाजिमों को जो है तनख्वाह देनी है। तो वो क्या करेगा? क्या हम मल्टीप्लेक्स में जाके सिनेमा देखते हैं तो 380 रुपये का हम लोग जो है पॉपकॉर्न का एक पैकेट खरीदते हैं। तो अगर 380 का पॉपकॉर्न खरीद सकते हैं तो क्या 30 रुपये का अखबार नहीं खरीद सकते? स्वतंत्र सूचना के लिए कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी।
और कहीं ना कहीं जनता को इस विषय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि सब कुछ फ्री में नहीं मिलता, और जो फ्री में मिलता है उसकी गुणवत्ता कैसी होती है इसको समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए स्वतंत्र समाचार चाहिए, निष्पक्ष समाचार चाहिए। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को भी समर्थन दीजिए, चाहे थोड़ा पैसा देकर भी हो, उनको समर्थन दीजिए जो आपकी बात को, जन सरोकार की बात को आपके सामने रखें। जब तक ये बड़े कॉरपोरेट घरानों के जो है से प्रभावित रहेंगे, तब तक जन सरोकार के मुद्दे वो नहीं उठाएंगे। बहुत खूब आपने बात को वहाँ पहुँचाया जहाँ मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय से तलाश थी। सुरेश जी, हुआ ये कि जब हम अखबार लेकर आते हैं तो जब प्रिंट एडिशन बाजार आता है तो यही कॉस्ट आई 30 से 47 रुपये के आसपास पर कॉपी पड़ रही है। बिल्कुल। और बाजार को देना हमें मुश्किल पड़ रहा था। तब भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, पाठक हैं, दर्शक हैं, उन सब ने हमें बहुत समर्थन दिया और आगे भी हमें आशा है उनका समर्थन रहेगा। बिल्कुल। लेकिन बात ये आई जो आपने पहली बात की कि जो आपातकाल के समय की बात आई, मुझे जयप्रकाश नारायण का उस समय बिल्कुल एकदम से ताज़ा हो गया उस प्रतिम, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उनकी जन्मदिन आया था। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपातकाल में स्पष्ट तौर से इंदिरा जी की गाइडलाइंस गई थी, डायरेक्टिव्स थी, जिनके बेसिस पर अखबारों को बांध के रख दिया गया था। सारे देश की जनता को मालूम है, मैं उसमें कोई नया अछूता बात नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मेरे दर्शक ये बात जानना चाहते हैं कि जब वो गाइडलाइंस थी तो सारे देश के लोग उन्हें गाली दे रहे थे। हमारे एक यहाँ के अखबार का नाम ले लूँगा, मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा कि उसने तो पूरा खाली पेज छाप दिया था विरोध में, उसको भी आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कि अभी वाली गवर्नमेंट की, तो आप ध्यान से देखें, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पे हैं, तो मैं मानता हूँ उसकी मर्यादाएं और सीमाएं हैं और उन मर्यादाओं और सीमाओं का हम सम्मान करते हैं। पर आपके हृदय को जानना चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वो जो गाइडलाइंस, डायरेक्टिव्स जहाँ ऑफिशियली इंदिरा जी पोस्ट कर देती हैं दुनिया पर अपने प्रदेश देश के लिए, अब वो गाइडलाइंस अपरोक्ष रूप से काम करती हैं। और ये हम, आप और सारे चैनल जानते हैं किस तरह से। यदि आप उन्हें नहीं समझते हैं तो वो चैनलों को पूरी तरह से अपनी एजेंसी जिनसे उन्हें प्रसारण के लिए पैसा मिलता है, विज्ञापन मिलता है, उसे रोकने की ताकत रखते हैं। इवन एक चैनल तो बीच में ब्लैकआउट भी भोग चुका है अपनी खबरों के पीछे, ऐसा भी देश ने एक दिन देख लिया है। तो ऐसे में वो संस्थाएं कैसे काम कर पाएंगी निरपेक्ष, जबकि उनको आदेशित नहीं है, लेकिन धमकी स्पष्ट रूप से है, यदि आप हमारे साथ नहीं चले, यदि आपने हमारे खिलाफ दिखाया तो हम आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप क्या सोचते हैं, कैसे सुधार होगा? क्योंकि ये तो हमेशा रहेगी चीज़, आज इस प्रदेश की सरकार है और कल सेंट्रल की सरकार है, कल दूसरी सरकारें भी आ सकती हैं, वो भी ये सब करेगी। तो इसका कोई सोल्यूशन है कि स्वतंत्र नियामक की तरह चलें और इन पर कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट अपना गवर्निंग ना लगा सके? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसे कोई नियम नहीं है। बिल्कुल। और अभी भी मैं ऐसे चैनल भी देखता हूँ जहाँ बिल्कुल खुलकर जो है राज्य और केंद्र सरकारों की आलोचना भी होती है। मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। और ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जहाँ खुल के जो है एक विशेष राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल और विपक्ष जो एक विशेष विचारधारा से जुड़े लोगों का जो है खूब मजम्मत करते हैं, उनकी जो है भर्त्सना करते हैं। तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आपातकाल जैसी स्थिति है। लेकिन आप सही बात कह रहे हैं कि देखिए, आज से नहीं सदियों से सरकार और मीडिया का, कभी वो कहते हैं कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो दोस्ती कभी भी मीडिया और उसका, लेकिन ये हो सकता है कि जहाँ राष्ट्रहित और समाज हित का सवाल है वहाँ सहयोग का काम हो सकता है। जैसे कोरोना के समय में जागरूकता पैदा करने को लेकर या अच्छी योजनाएं आती है, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट मनरेगा हो, इस तरह के अच्छे जो योजनाएं सरकार की तरफ से आती है, जनधन हो, इसको लेकर एक जनमत तैयार करना, उसको लेकर जो है एक जागरूकता तैयार करना, ये मीडिया काम कर सकती है। और आपने जो कहा कि हाँ, मैं इसका ज़रूर समर्थक हूँ कि हमारे प्रेस काउंसिल को और मजबूत करने की आवश्यकता है एक संवैधानिक संस्था के रूप में। इस वक्त उसकी भूमिका एक दंतहीन बाघ का है,
जिसको हम टूथलेस टाइगर कहते हैं, अधिकार होते हुए भी उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहा है। ये ज़रूरी है कि प्रेस काउंसिल जो है इस तरह के मामलों में जहां उसके पास शिकायत आती है, वो चाहे मीडिया के खिलाफ हो या सरकारों पर हो, उसको कार्रवाई करने का अधिकार भी होना चाहिए और रुझान भी होना चाहिए। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम प्रेस काउंसिल को जो एक स्वायत्त संस्था है, इसको मजबूत करें। इस और कवायद जो है करने की आवश्यकता है। यानी हमारी जो स्वायत्त संस्थाएं हैं जो इस मीडिया को लुक आफ्टर कर रही हैं, जी, वो अपने एक्टिव रोल में आए। लाइक INS जो है हमारी हासिल बजा चुकी है, जी, लंबे समय से उसकी कोई एक्टिविटी नजर नहीं जी। देखिए, अब उसमें हम सरकारों को दोष नहीं ठहरा सकते ना। अब ट्रेड यूनियन सारे हमारे खत्म हो गए मीडिया के। अब मीडिया के ट्रेड यूनियन एक ज़माने में जो है कई प्लांट बंद करा देती थी, आज वो जो है, जिसे मैं कहता हूँ कि बिल्कुल निरर्थक हो गई हैं, उनका कोई प्रासंगिकता बचा ही नहीं है। तो ऐसे में जो है ये कमी हमारी तरफ भी है। हम भी इतने बट गए हैं पत्रकारों के नाते, ध्रुवीकरण हमारा हो चुका है कि हम लोग भी, इवन हमारे एक पत्रकार बंधु, किसी की मौत हो जाती है, किसी पर हमला हो जाता है, किसी भी सरकार द्वारा हो, किसी भी, तो हम लोग जो है एक एका नहीं दिखा पाते हैं, उसमें भी हम लोग बटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उसका भी असर तो पड़ता ही है। यानी हम ये समझें कि आपका जो आशय है कि देश की पत्रकारिता को एकजुट होना होगा, एक संगठित होना होगा, लेकिन कम से कम कुछ मुद्दों को लेकर तो एक उनका जो मीडिया के हित को लेकर, मीडिया कर्मियों की सुरक्षा को लेकर, मीडिया कर्मियों के नौकरियों को लेकर, मीडिया कर्मियों की जो है के लिए जो सुविधाओं की आवश्यकता है उसको लेकर, मुझे लगता है कि आपस में जो है कुछ एकता, वैचारिक मतभेद एक लोकतंत्र में होता है और होना भी चाहिए। जिस दिन एक ही जैसे सब सोचने लग गए तो फिर वो लोकतंत्र के लिए खतरा है ना। स्वाभाविक बात है, जी, क्योंकि इस खतरे को अभी हमने बीच में लंबे समय देखा भी है। चैनल्स की भाषा आप पढ़ेंगे तो आप लगेगा लगभग सारे चैनल्स एक भाषा पर आ जी, जी। ये चीज़ हमेशा लोकतंत्र के लिए खतरा रहेगी, जैसा हमारे केजी सुरेश जी कह रहे हैं। तो इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, इस मुद्दे थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। अभी हम आपके साथ एक मोदी जी ने जब पहली बार सत्ता संभाली देश में, तो उन्होंने देश को सबसे पहला एक आंदोलन दिया, स्वच्छता का आंदोलन। और शुरुआती दौर में सबको मजाक की तरह लगा, जैसे गांधी जी कहा करते थे, जब भी आप कोई नई शुरुआत करेंगे तो पहले लोग हंसेंगे, फिर जब समझ में आएगा कि बढ़ रही है तो फिर रोकने की कोशिश करेंगे, और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो आपके साथ शामिल हो जाएंगे। तो यही कुछ ऐसा हमें इस आंदोलन में देखने मिला कि स्वच्छता आंदोलन को शुरू में मजाक समझा गया, लेकिन लंबे समय के बाद वो हिस्सा बन गया हमारी जिंदगी का। आज कोरोना के बाद तो और हमको समझ में आ गया कि कितना आवश्यक है। बहुत ही आवश्यक रूप से हम सब ने जाना उस आंदोलन को, और हमने उसको देखिए 70 साल की आज़ादी के बाद इस देश में पहली बार ये सोच हुआ कि सबके घर में शौचालय होने चाहिए। अब इससे अफसोस की क्या बात हो सकती है। 70 ईयर्स के बाद हम ये सोच रहे हैं इस बात को लेकर कि हाँ, हर घर में शौचालय होना चाहिए। स्कूल में हमारी बच्चियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में एक उम्र के बाद स्कूल छोड़ देती थी, क्योंकि जो है वहाँ साफ शौचालय नहीं हुआ करते थे। इस वजह से वो स्कूल में नहीं जाना जो है वो प्रेफर करती थी। आज आवश्यक हो गया है, आज जो है वो चीज़ बदल रहा है। आज जो है शौचालय हर जगह बन रहे हैं। लोगों को ये एहसास हो रहा है कि जो है आज हम एक ज़माने में, अभी आज हम ओपन डिफेकेशन फ्री समाज की तरफ जा रहे हैं, जहाँ खुले में जो लोग शौच करते थे वो धीरे धीरे जो है ग्रामीण अंचलों में भी ख़त्म होता जा रहा है, जो ना हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित था, ना हमारे माहौल के लिए ठीक था। अब ये धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हैं, मैंने जो कहा, उसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। तो जो ये शुरुआत हुई है, ये स्वच्छता मिशन अब हम लोगों पर पूरी तरह से हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। तो ऐसे में मोदी जी फिर से हम आपके बीच में आते हैं और एक नई शुरुआत देते हैं, वोकल फॉर लोकल। तो आज जो कि हमारा प्रमुख विषय है, जिसके लिए हम साथ में हैं हमारे सुरेश जी के साथ। सुरेश जी, हम इस विषय पर आपसे जानना चाहते हैं कि जब भी कहीं बात की जाती है वोकल फॉर लोकल, तो हर आदमी सबसे पहले मोबाइल उठाता है हाथ में और कहता है साहब ये बताइए देश में कौन सा मोबाइल बनता है। तो हम आप बताने में झिझक जाते हैं। ऐसी हालत चल रही, कई इंस्ट्रूमेंटेशन हैं जो हमारे पास में लगभग ना के बराबर बनते हैं। तो इस देश में कहा जाता है कि वोकल फॉर लोकल नहीं चलेगा। तो इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि जैसा मोदी जी चाहते हैं, जो हमें उनकी तरफ से उनका आशय समझ आता है, वो कहते हैं कि इसको सब्जेक्ट बनाइए,
जैसे जैसे सब्जेक्ट बनेगा कि देश में लगातार जो मंथन होगा और वैचारिक मंथन वो सब बताएगा, उसकी ज़रूरत बताएगा, उसके तरीके बताएगा और सोल्यूशन देगा। तो आप क्या इस बारे में कहते हैं? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि देखिए, ये स्वदेशी का जो एक कॉन्सेप्ट है ये हमारे स्वतंत्रता पूर्व से चलता आ रहा है। गांधी जी ने जो है विदेशी कपड़ों को जो है जलाने के लिए आह्वान दिया, और उसके बाद चरखा क्या था? एक प्रतीक था इसी लोकल का कि हम खादी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि बहुत प्रयास किए गए, आगे चल के प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांचीपुरम या बनारसी साड़ी हो, आप तोहफे में वो दिया करें। उन्होंने ऐसे न जाने कितने अपने, विशेषकर जो मन की बात होती है उसमें लोकल चीज़ों पर उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश घूमने के बजाय आप सालाना जो LTC वगैरह में जाते हैं तो आप जो है देश के उत्तर पूर्व में जाइए, देश के ऐसे जगहों में जाइए जहां पर्यटक कम जाते हैं लेकिन वो विदेशों से कम खूबसूरत नहीं है। इसलिए क्या है, वहाँ की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी और हम नई चीज़ देख पाएंगे, और देश में एक एकता और अखंडता की जो भावना है कि यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे, आपस में मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे तो देश मजबूत होगा। तो ये एक भावना भी पैदा होगी। तो इस तरह स्थानीय को बढ़ाने का एक प्रयास, अभी भी हाल ही में मैं एक दिन मन की बात सुन रहा था, वहाँ उन्होंने जोर दिया कि किस तरीके से हम देश में अलग अलग एक परंपराएं रही है खिलौने बनाने की। तो इस तरीके से नए नए वो विचार जो है वो सामने रखते रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब हमारे अपने खेलकूद हैं, कबड्डी है, खो खो है, हमारे अपने जो जैसे कहते हैं कि स्थानीय जो भी इस तरह के, चाहे वो खेलकूद हो या कपड़े हो, या इसको फैशन के साथ जोड़कर उसको आज साड़ी पूरे विश्व में जो है उसकी जो है बोलबाला है। आप देखेंगे आज यहाँ तक कि कोरोना काल में हम देखते हैं कि विदेशी नेता तक एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। तो हम अपने परंपराओं से दूर क्यों हैं, हम अपने विरासत से दूर क्यों हैं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है कि, और जब तक ये सोच नहीं बदलेगा, जब तक हम, आप जो बात कर रहे थे कि कौन बना रहा है, देखिए स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है और मुद्रा लोन्स हैं, आपको कौन रोक रहा है? आज जो है देखिए सरकार हर चीज़ आपको स्पून फीड नहीं करेगी, है ना। तो ये आवश्यक है कि हम भी पहल लें, हम भी स्थानीय स्तर पर क्या कर सकते हैं जो विदेशों से आवश्यकता, जहाँ बहुत ज़रूरी ऐसा कोई प्रौद्योगिकी, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है जो उपलब्ध नहीं है, उसको तो आप बाहर से लाएं। लेकिन छोटे छोटे चीज़ें, रिक्शा बनाने के लिए जो है हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, क्या आवश्यकता है? क्या हम स्थानीय स्तर पर नहीं बना सकते हैं? उसके लिए जो है विश्वविद्यालयों को भी ज़रूरी है कि वो शोध को, पेटेंट को, उसको जो है प्राथमिकता दें, और शोध जो है समाज से सरोकार रखने वाली शोध हो, जो है हमारे समाज को फ़ायदा उससे मिले। सिर्फ शोधार्थी को PhD मिले, इस सोच से हटकर वो जो शोध किया है वो समाज को कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा, इस दिशा में हमें सोचने की आवश्यकता है। तो इसलिए समाज केंद्रित शोध की आवश्यकता है, जो जन सरोकार रखती है, ऐसे शोध की आवश्यकता है। और ऐसे ऐसे चीज़ों का हम ईजाद कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक पूरे विश्व में, नासा से लेकर सिलिकॉन वैली तक हमारे वैज्ञानिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज राज कर रहे हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है कि वो यहाँ नहीं कर सकते हैं? क्या हम उनके लिए ऐसा माहौल पैदा कर सकते हैं? क्या हम अपने उद्यमियों के लिए ऐसा माहौल पैदा कर सकते हैं क्या, जिसमें वो लोकल चीज़ों का जो है उत्पाद करें? मुझे याद है, मैं एक बार ऑक्सफोर्ड गया था, लंदन से आगे है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। वहाँ से जब वापस आया तो मैं परिवार के लिए एक स्टॉल खरीद के लाया। जल्दबाजी में था कि कुछ परिवार के लिए ले जाना है, एक स्टॉल जल्दी से मैंने पैक करवाया और लेके आया। तो जब भारत पहुँचा, परिवार को दिया, उन्होंने खोला तो लिखा हुआ था उसमें मेड इन इंडिया। हाँ, तो हमने मेड इन इंडिया का चीज़ जाके लंदन से खरीद कर लेकर आए। तो क्या आवश्यकता है? क्या वो देश में उसका ये नहीं हो सकता है क्या? हमको जो विदेशी दुकानों से हमको लेना है, ये मानसिकता में हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ये सोच में भी परिवर्तन की, हमारे देश में तो घटिया चीज़ बनती है, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। तो ये हमारे उद्यमियों को भी चाहिए, लघु उद्योग को भी चाहिए, उनको तो प्रोत्साहन मिले, वो भी ये सोचे कि सिर्फ मुनाफा एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जो उपभोक्ता है उसको
अच्छा चीज़ मिले, सस्ता चीज़ मिले, टिकाऊ चीज़ मिले, क्योंकि भारतीय जो उपभोक्ता है वो इन चीज़ों को देखता है। क्या आवश्यकता है हमको जो है चाइना की बनी हुई, अब दिवाली आ रही है तो गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ चीन से आती थी, बिल्कुल आने लगी थी। हाँ, आप देखेंगे इतनी छोटी छोटी आंखें गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की। अब जो है हम यहाँ क्यों नहीं, हमारे कुम्हार जो हैं वो क्यों नहीं बना सकते हैं उसको, उनके अंदर वो क्षमता है, लेकिन क्या है कि हम उसमें मुनाफा इतना जोड़ देते हैं दुकानदार कि वो बेचारा, वो जो बनाने वाला है उसको तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन वो बिचौलिए जो हैं वो अपना जो है, इसलिए बहुत ज़रूरी है ई मार्केट बने, ई मंडी बने, जिस तरीके से जो है हम लोग जिसको सीधे सीधे आज इंटरनेट के जरिए, ताकि जो आमदनी है वो जो गरीब जो शिल्पी है उसको मिले, है ना, है आर्टिज़ान को मिले, और हमको जो है अच्छा प्रोडक्ट भी मिले। तो ये सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। बहुत खूब। जैसा कि सुरेश जी ने आप सबके साथ शेयर किया, 2 से 3 प्रमुख बातें उठाई जो हम सबको समझनी होगी। प्रथम बात, हमें अपने अंदर एक जिद लानी होगी कि इस देश के लिए काम करना है, इस देश को संभालना है, हमें प्रतिभा पलायन नहीं करनी है। नंबर 1, हमें किसी भी तरह के वीज़ा नहीं चाहिए, H1 वीज़ा, H2 वीज़ा कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे देश पे काम करना है। तो जब हमारे बड़े बड़े हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, मेडिकल कॉलेजेस से, जिस पे हमारी एक सिंगल पर्सन की पढ़ाई पर 20 लाख से लेके 2-2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं भारत सरकार के, तो उस बात को हमें समझना चाहिए कि ये सबसे पहले 2 करोड़ हमें देश को देने हैं, इसके बाद आगे सोचना है। तो इसलिए इससे पहले तो हमारा न्यायिक हक भी नहीं बनता है। तो नंबर 1, प्रतिभा पलायन खत्म करें पूरी ताकत से, रोकें अपने आप को। घर के लोग बोले तो आप उनसे लड़ें, और आपकी अगर इच्छा हो तो उनके परिवार के लोग उनसे लड़ें कि हमें देश से बाहर नहीं जाना है, देश के लिए काम करना है। यदि मेरी प्रतिभा है तो उसे देश को देना है। नंबर 2, जैसे साहब चाहते हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात रखी कि हम क्यों नहीं कर सकते, तो हमें अपने अंदर जिद लानी होगी कि मुझे देश के लिए काम करना है, तो सब चीज़ें सामने अपने आप आने लग जाएंगी। कहते हैं जब आप शुरू करते हैं, कोई है जो आपकी मदद के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है, जो आपके साथ चलता है, जो आपके अंदर रहता है, उसे अपने साथ समेटिए और आ जाइए दुनिया में। आप देखिएगा, विश्वास मानिए, आप सक्सेस होंगे और हमारा देश जीतेगा। तो उसको जीतने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये हो गई जिद की बात। तीसरी बात जो छोटी सी, कि अगर मान लीजिए आपको कुछ टेक्निकल नो हाउस हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं है और हमें लगता है कि वो अभी हमारे पास बन भी नहीं सकती, हमारी टीम में नहीं दे सकती, वो आप हायर करिए बाहर से। बाकी मैक्सिमम बातें जो हैं हमारे देश में बननी चाहिए। और इसके बाद बात आती है हमारे स्टार्टअप्स की, इनोवेशन आइडियाज़ की, और जो हमारी एजेंसीज जो नई डेवलप हो रही हैं, जिन्हें हमारी सरकारें मदद कर रही हैं, हमारे बैंकर्स मदद कर रहे हैं, उनको अब आगे आना पड़ेगा। और उनको क्या समझना पड़ेगा, जो हमारे सुरेश जी ने आपके साथ शेयर किया, कि आपको अपने अंदर एक न्यायप्रियता तैयार करनी होगी। भले आपको संस्कार में ना मिली हो, मैं विश्वास दिलाता हूँ, वैसे तो देश का नागरिक कभी भी इस संस्कार के बिगड़ नहीं आता दुनिया में, लेकिन अगर अभागा रह गया हो और उसके अंदर संस्कार ना हो, या उस संस्कार को वो छोड़ना चाहता है जो उसके माता पिता से मिला है, तो मैं कहूँगा उसे वापस अपने अंदर लाइए और अपने आप को बहुत सहज सरल बनाइए और ईमानदार बनाइए। और हमेशा जो मैं समझ पाया हूँ, आप जिसके पास ही सामान जा रहा है उसके बारे में सोचिए, उसे बेच देने का सोचिए। आपका बेच तो किसी और ने तय कर दिया है, वो मिलेगा ही मिलेगा, ये विश्वास मानिए, उसी उपभोक्ता से मिलेगा आपको। नंबर 3 का पार्ट दूसरा ये है कि आप अपने सामान में कोशिश करिए कि आपकी जो सामान है, जैसा कि साहब ने बताया, हमारे देश को ड्यूरेबिलिटी सबसे पहले चाहिए, गारंटी सबसे 2 नंबर पे चाहिए, तीसरे नंबर पे उसकी कॉस्ट चाहिए। इन तीनों चीज़ों पे आपको काम करना होगा कि कॉस्ट कट टू कट ले जाएं, कॉम्पीट करें देश के साथ में। दूसरा, आपके सामान की ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, टिकाऊपन होना चाहिए सामान का, वो चाइना माल ना कहलाए, ये हमें देश के साथ करना है। तीसरी बात, उसके अंदर क्वालिटी दीजिए आप ऐसी कि वो देश से बाहर की तरफ ना देखे। उसे हम क्यों मजबूर करते हैं कि विदेशी सामान खरीदेगा, उसे हम क्यों मजबूर करते हैं कि वो MNCs का सामान खरीदे, क्योंकि उसके साथ में ट्रस्टवर्दीनेस जुड़ी है। ये उनकी बढ़ाई नहीं है, याद रखिए, ये हमारी कमजोरी है। ट्रस्टवर्दीनेस, रिलायबिलिटी, ये तो डे 1 पे भी बनाई जा सकती है, इसके लिए समय नहीं लगता। हमें इस पर काम करना होगा, और जैसे ही करेंगे तो आप देश को वोकल फॉर लोकल में बहुत बहुत मदद कर रहे होंगे। तो ये बात में तो मैं बहुत बहुत खुश हुआ।
सुरेश जी, आपने बहुत बड़ी बात की है, देश के लिए बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट दिया है। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सब एक बहुत ही इंग्लिश में प्यारा शब्द है डिस्ट्रैक्शन, जो हमारे सुरेश जी को बहुत पसंद आता है। तो मैं उसी पे जानना चाहूँगा, आप तो डिस्ट्रैक्शन के बारे में कहते हैं कि डिस्ट्रप्टिव बनी है। तो ये देश जानना चाहता है कि कैसे हम वो कुछ कर बैठे कि देश हिल जाए और वो सकारात्मक भी हो। तो एथिकल से शुरू करते हैं बात जी। देखिए, डिसरप्शन क्या है? पहले डिसरप्शन को हम बड़े नेगेटिव, नकारात्मक तरीके से देखते थे कि भाई वो क्लास को डिसरप्ट कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। है ना, उसको नकारात्मक तरीके। आज डिसरप्शन का क्या मतलब है? एक जो सालों से चली आ रही एक सोच में बदलाव लाना, वो है डिसरप्शन। सकारात्मक बन गया है डिसरप्शन। यानी कि एक जिसे कहते हैं तकियानुसी सोच हम सालों से, सदियों से चलाते आ रहे हैं, उस मानसिकता में परिवर्तन लाना। जैसे स्वच्छ भारत का मैंने बात कही, शौचालय बनना चाहिए, एक सोच है कि नहीं। आप जानते हैं ऐसे कई इलाके इस देश में रहे हैं जहां शौचालय सरकार ने बना के दी, फिर भी लोग खुले में शौच करते थे, और वो जो शौचालय है उसमें उन्होंने उसको गोदाम बना दिया। बिल्कुल सही, है ना, ऐसा भी कई ऐसे स्टोर हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि सोच में परिवर्तन नहीं आया, डिसरप्शन आया नहीं है। आपने टॉयलेट तो बना के दे दिए, तो आपको वो सोच में परिवर्तन जब तक नहीं लाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं गया था, और ये अक्सर मैं कई जगह ये उदाहरण देता हूँ। मैं गया था, आपके गुजरात से सटा हुआ एक द्वीप है जिसका नाम है दीव। मैं दीव में गया था, वहाँ एक आइसक्रीम बेचने वाला, तो मैं एक पुर्तगाली किला देखकर आ रहा था, तो मैंने उस आइसक्रीम बेचने वाले से 10 रुपये मैंने दिए, उससे कहा एक आइसक्रीम दो। उसने आइसक्रीम का डब्बे से आइसक्रीम निकाला और उसका जो लिफाफा है, उसको रैपर, उसको हटा के उसने फेंका और आइसक्रीम मुझे दिया। मुझे थोड़ा ख़राब सा लगा। मैंने कहा कि हमारे यहाँ, मैं दिल्ली से हूँ, तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है। वहाँ रैपर, जैसे भोपाल में भी रैपर के साथ ही दिया जाता है, आमतौर पर रैपर के साथ ही दिया जाता है। तो हमने कहा कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मुझे लगा कि कहीं वो इंदौर में जो है, रजवाड़े में आप जाएंगे तो आपको पान मुंह में डाल के दिया जाता है ना, सीधा। तो मैंने सोचा यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा। तो हमने कह दिया कि चलो। तो हमने एक और अपने जो वाहन चालक है उसके लिए भी हमने 10 रुपये दिए, और हमने कहा वो बाहर खड़ा हुआ है तो उसके लिए भी एक ले लेते हैं। तो इन्होंने फिर निकाला और फिर रैपर फाड़ने लग गए। हमने कहा कि भैया रैपर के साथ चाहिए, तो कहते रैपर तो नहीं देंगे। तो हम बहुत नाराज़ हो गए। हमने कहा कि हम आपको पैसे पूरे दे रहे हैं, तो आइसक्रीम भी आप पूरा दीजिए रैपर के साथ। उन्होंने कह दिया साहब लेना है तो लो, रैपर तो नहीं दूंगा। मैंने कहा कि क्यों भैया, ऐसा क्या जिद है? कह दे कि आप जो पर्यटक लोग आते हैं, आप रैपर इधर उधर फेंक देते हैं, आप इधर उधर फेंक देते हैं, मेरा दीव गंदा होता है, और मेरा दीव गंदा होगा तो पर्यटक आना बंद करेगा, और पर्यटक आना बंद करेगा तो मेरे पेट में लात पड़ेगी। कितनी दूर की सोच एक आइसक्रीम बेचने वाला रख रहा है। वो स्वच्छता को समझ गया, जो शायद हमारे आपके जैसे पढ़े लिखे कई लोग नहीं समझ पाए, जो अभी भी शीशा उतार के गाड़ी से जो है सामान बाहर फेंकते हैं, वो लोग समझ नहीं पाए। तो ये है डिसरप्शन, जो सोच में एक चलती हुई एक सोच जो कईयों से ऐसा ही होता रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं। आज मीडिया में, सोशल मीडिया ने डिसरप्ट कर दिया। ये तय किया जाता था कि सिर्फ जो तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया है, सिर्फ टेलीविज़न, सिर्फ न्यूज़पेपर, यही मीडिया है। लेकिन डिजिटल आते ही वो डिसरप्टर बन गया। सोशल मीडिया में जो आम नागरिक है वो आज 5000 लोगों तक सिर्फ एक फेसबुक के पोस्ट के जरिए वो सीधे सीधे पहुंच रहा है। आज वो निर्भर नहीं है मुझ पर, आप पर, अपनी बात को रखने के लिए। वो सीधे सीधे 5000, ट्विटर में चला गया तो हजारों लाखों तक वो अपनी बात को रख सकता है। ये डिसरप्शन है ना, पॉजिटिव। तो ये जो है, इस डिसरप्शन को, इस तरह के सकारात्मक डिसरप्शन जो हमारे सोच में परिवर्तन लाए, जो सकारात्मकता लाए, उस डिसरप्शन का मैं पक्षधर हूँ। यानी ब्रेकिंग कन्वेंशन फॉर कंट्री गुड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने समझा कि आपके साथ शेयर किया उस थॉट को मैं और क्या एक्सप्लेनेशन दूँ, वो तो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यदि हमारी जो परंपरागत धाराएं हैं, जो अभी तक आपको यदि कमज़ोर रखती हैं या शुद्ध परिशुद्ध नहीं रखती हैं, और उन पर कोई क्रैक आता है, कोई अटैक आता है, तो उसे आप पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन, पॉजिटिव एक्सटेंट के रूप में लेते हैं। यही डिस्ट्रक्शन है जिसे हमें बनाना है अपने अंदर डिस्ट्रक्शन को, और वो अगर डिस्ट्रक्शन है तो उसको एक्सेप्ट करना है। यही हम चाहते हैं
यही हमारे केजी सुरेश कहते हैं। आपसे एक बात, चूंकि बढ़ चली है, तो चूंकि आपके बारे में माना जाता रहा है कि साहब आप तो पत्रकारिता फील्ड से हैं जी, फिर आप गुड गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन क्या समझेंगे? जब आप आईएमसी के हेड बनाए गए, जी। ये क्वेश्चन बहुत जम के उठा। जी जी बिल्कुल उठा और था। उसी के बाद 3 साल बाद पूरा देश आपको गा रहा था। जी। ये भी वॉइस देश ने देखा जी। है। जब आप डीडी से इधर आते जी। हैं तो सबके अंदर यही क्वेश्चन था। तो कैसे ही कमाल किया आपने? क्या आपके अंदर ये अंदर से जीन में था? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे पिताजी सरकारी मुलाजिम थे, तो उसका तो मतलब मैं बचपन से देखता रहा हूँ कि वो एक अफसर थे सरकारी, तो वो अपनी जगह रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रशासन क्या है, शायद एक पत्रकार जितना प्रशासन को समझता है, क्योंकि हम शुरुआती दौर से लेकर हम नेताओं के बीच में रहे हैं, मंत्रालयों के बीच में रहे हैं, सरकारी विभागों के बीच में रहे हैं। हमने उसमें कमियां देखी है, हमने उसको समझने का प्रयास किया है, हमारा विश्लेषण रहा है उसको लेकर टेबल के इस तरफ से। तो मुझे तो लगा कि जब ये सवाल उठाया गया, जब मेरा चयन हुआ, तो आप सही बात कह रहे हैं कि अखबारों में यह आया कि एक पत्रकार कैसे एक प्रशासक बन सकता है, और वही अखबारें 3 साल बाद जो है पूरे देश में चर्चा हुई कि किस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन एक संस्था का हुआ, ये पूरे देश में चर्चा हुई। जैसे दर्शकों को जानकारी होगी कि आईएमसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाने वाले आपके साथ हैं। जी आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश में हमारे साथ के जो चैनल हैं, उन्होंने देश का नंबर 1 पत्रकारिता संस्थान कहा आईएमसी को। किन के लिए? आपके साथ हैं। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। जी धन्यवाद। साहब, जब गुड गवर्नेंस की बात आती है तो कॉमन सेंस की बात होती है। आप अपना कॉमन सेंस का कितना अप्लाई करते हैं? जो आम आदमी के लिए आईआईएमसी को खोलने का मेरा सोच था कि वो कुछ लोगों तक सीमित रह गई थी, तो मैंने उसका लोकतांत्रिकरण किया, मैंने विकेंद्रीकरण किया, मैंने 6 कैंपस पूरे देश में, वो सिर्फ किराए के मकानों से कुछ मुट्ठी भर बच्चे पढ़ते थे वहाँ मैंने स्थानीय भाषाओं में पत्रकारिता शुरू की। केरल के परिसर से मलयालम में शुरू किया, अमरावती महाराष्ट्र के परिसर से मराठी पत्रकारिता का पाठ्यक्रम शुरू किया। इस तरीके से उत्तर पूर्व में मिजोरम में मैंने स्थायी परिसर का स्थापना किया, और जम्मू में मैंने प्रधानमंत्री से जो है मैंने फाउंडेशन डलवाए। तो मेरा एक ही था कि आप मजबूत करो संस्था को, बहुत ज़्यादा फैलाने का कोई मतलब नहीं है, जो आपके पास है उसको मजबूत करिए, और वहाँ जो है सरोकार रखिए, जन सरोकार। हम केरल में और महाराष्ट्र के उस विदर्भ के क्षेत्र में जाके अंग्रेजी पत्रकारिता पढ़ा रहे थे। हमने कहा कि वहाँ की भाषा मराठी है, वहाँ से बेहतरीन पत्रकारों को तैयार करिए वहाँ के मराठी भाषा में। भारतीय भाषाओं को आपको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। तो इसलिए जो है हमने वो नए मानक तैयार किए। हमने कम्युनिटी रेडियो को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिटी रेडियो एम्पावरमेंट एंड रिसोर्स सेंटर खड़ा किया। हमने जो है नेशनल मीडिया फैकल्टी डेवलपमेंट, मेरा हमेशा फोकस रहा है संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण पर, और वो हमने यहाँ भी लागू कर दिया है कई चीज़ें। तो वो जो है एक सोच है कि अभी तक यथास्थिति उसको न मानते हुए आगे बढ़ना है, डिसरप्टर बनना है, उस सोच में परिवर्तन लाना है। यही मेरा मूल मंत्र हमेशा जीवन में रहा है। हाँ मेरा टेडेक्स के भाषण भी है इसको लेकर, कई टेडेक्स का जो है मेरे आपको व्याख्यान भी सुनने को मिलेंगे यूट्यूब पर। जी मैंने अभी एक बात आपसे समझी कि जैसा आपने बताया कि आपने भाषा पे बहुत काम किया जी, और जैसा कि अभी लैंग्वेज स्कूल की बात करूँ तो मेरी डेफिनेशन में वो भी वोकल फॉर लोकल जी, कि देश को डेवलप करती भाषाएं, और आप उनको बढ़ा रहे हैं, उन पर काम किया है। तो अगर हम हमारे प्रदेश की बात करें, जहाँ हम बैठे हैं, मध्य प्रदेश, जो आपका दिल से स्वागत करता है और आपको स्वीकार करता है कि आप इस प्रदेश के लिए भी कुछ करेंगे जी। तो आप जब एमसीयू में बैठते हैं, तो अब चूंकि आपने शुरुआत भी दे दी है, तो आप एमसीयू के लिए एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन में जी, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के लिए हम बात करें जी, तो उसके लिए जब आकांक्षा और उम्मीदें की बात करते हैं, आशाओं की बात करते हैं, तो आप क्या भविष्य देखते हैं अगले 3 साल के लिए? जी धन्यवाद। मैं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इस विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं, हमारे गवर्निंग बोर्ड के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मुझ पर जो है भरोसा जताया और मुझे ये दायित्व दिया। मैं समझता हूँ कि इस विश्वविद्यालय ये देश का सबसे पुराना और देश का सबसे बड़ा पत्रकारिता विश्वविद्यालय है।
इसको इसका हक मिलना चाहिए। देश के बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी कारणवश जब गिनती होती है, चाहे वो आउटलुक का सर्वे हो, इंडिया टुडे का सर्वे हो, द वीक का सर्वे हो, देश के बेहतरीन 10 पत्रकारिता महाविद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, संस्थाओं का, तो उसमें हमारी गिनती नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? डिस्ट्रप्शन वहाँ से शुरू होगा। मेरा पहला दिन मेरे संकाय सदस्यों के बैठक से मैंने पहले ये पूछा कि हम क्यों नहीं हैं उस सूची में। हम उस सूची में भी आएंगे, उससे बड़े सूची में भी आएंगे, एशिया के सूची में भी आएंगे। ये लक्ष्य है। अपने केंद्रों को हम मजबूत करेंगे। नए बिशनखेड़ी में परिसर हमारा तैयार हो रहा है, वो देश के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़ा होगा। वहाँ हम नेशनल मीडिया म्यूजियम संग्रहालय हम तैयार करेंगे, जहाँ देश भर के मीडिया का वो एक तीर्थ का केंद्र बनेगा। वो लोग आके देखेंगे, मीडिया के छात्र पूरे देश से आएंगे उसको देखने के लिए। ये मेरी एक संकल्पना है। हमारे जो रीवा और खंडवा के जो परिसर है उसको हम रोल मॉडल की तरह तैयार करेंगे। वो कोई पनिशमेंट इलाका नहीं है। अभी तो एक्टिविटी शून्य है ऐसा देखिए, रीवा में तो हमारा परिसर बन गया है ना। खंडवा में तो अभी नहीं बना है, खंडवा में भी बनेगा। और हम इनको मजबूत करेंगे, हमारे एसोसिएटेड स्टडी सेंटर्स को मजबूत करेंगे। माखनलाल का जो ब्रांडिंग है उसको हम बेहतर कराएंगे। माखनलाल में बहुत क्षमता है, माखनलाल के परिवार में बहुत क्षमता है, हमारे छात्रों में बहुत क्षमता है, हमारे संकाय सदस्यों में बहुत क्षमता है। हमारी पैकेजिंग ठीक नहीं है। ये आवश्यकता है कि वो पैकेजिंग को हम ठीक करें, हमारी ब्रांडिंग को ठीक करें और हमारे जो गुणवत्ता है उसको हम बेहतर बनाएं। तो हमें दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। माखनलाल विश्व के बेहतरीन पत्रकारिता के संस्थाओं में इसकी गिनती होगी और मैं इस और अपना काम शुरू कर चुका हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। जैसा हमारे दर्शक सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कुछ तैयारी हो रही है बहुत आगे तक जाने की। बस आप साथ बने रहिए, क्योंकि आज जो बात जैसे उन्होंने संकल्पना बताई है, मुझे लगता है ये तो बहुत बियॉन्ड द लिमिट्स है लोगों के लिए जो अभी तक देश में पत्रकारिता के लिए सोचा करते रहे होंगे। मुझे नहीं पता कितना कंसर्न रहते हैं पत्रकारिता के लिए पत्रकार, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहली बार मैं किसी पत्रकार को देख रहा हूँ कि वो पत्रकारिता के लिए भी सोचता है। हम ये तभी कर पाते हैं जब हम अपनी विधा से ऊपर आ जाते हैं, और यही इनकी वो मानक हैं, वो प्रतिमान हैं जिनकी तरफ ये बढ़ रहे हैं और समय के साथ और नए बहुत सारे आयाम भी लिखने के लिए तैयार हैं। हम आपको बस साथ रहना है और साथ देना है। अक्सर ये होता है, मैं जिस विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, इस विश्वविद्यालय के एक पहले जो कुलपति रहे हैं, मैं उनका अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने बड़ी अजीब सी बात देखी यहाँ के पत्रकार समुदाय में कि जिसको विज्ञापन नहीं मिला उसने ही उसको छाप दिया। छाप दिया का मीन्स हमारा पूरा प्रदेश जानता है कि क्या छाप दिया, चाहे उसमें कितनी सत्यता है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन बस छाप दिया। ये जो हमारा स्तर है उसने हमें अपने आप में डिग्रेड किया है। इस पर हमें काम करना है कि हम कहीं वो चीज़ तो नहीं दे रहे जिसको समाज की जरूरत ही नहीं थी। अभी जैसा जिस विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं सुरेश जी, इसमें ऐसा हुआ है कि इसको अभी तक ये माना गया, एक यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसका नाम नहीं लूँगा, वहाँ का जो मास कम्युनिकेशन कोर्स है BA-JMC, उस कोर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी छात्रों ने। क्यों दी? क्योंकि वह प्रोफेशनलिज्म वर्क कर रहा था। हमारे संस्थान में जो चीज़ मैंने महसूस की वो नंबर 1 पे थी लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जो अभी तक कायम थी। अब हमें बहुत उम्मीदें आपसे जाग गई हैं कि उस पर काम होगा। बिल्कुल, दूसरी बात इसी बैच को महसूस होगा वो। यस, दूसरी बात हाँ, जो आपने उठाई हाँ, कि हमारे पास में जो हमारी अवेलेबल फैकल्टीज हैं उन्हें हम सबसे पहले तो कमतर नहीं आके नहीं, उनका क्षमता बढ़ाने का प्रयास है। यस, उनकी कैपेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, उनकी क्षमताओं पे काम करने की आवश्यकता है जैसा साहब चाहते हैं, तो वो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही जो एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताई उन्होंने कि सब कुछ होते हुए हमारे पास में हमारी कोई PR नहीं थी। हम देश को बताने में सफल नहीं हुए कि हमने ये कर दिया है, और उसका नुकसान ये हुआ कि जिन्होंने शोर मचाया वो आगे निकल गए और हम उन्हें सिर्फ देखते रहे। तो मुझे आशा ही नहीं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, वाबस्ता हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए कि आपके कार्यकाल में ये चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए ये मध्य प्रदेश के लिए गर्व का है ये संस्था, और ये राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। हम सब मध्य प्रदेश के लोग अगर इसको अपना समझकर इसको समर्थन देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश के बेहतरीन संस्थानों में हमारी गिनती आएगी। बिल्कुल।
अंत में, हालांकि यहाँ थोड़े समय के लिए अंत है, कईयों बार हम लोग आपस में जुड़ेंगे और मिलेंगे, बैठेंगे और बहुत कुछ आपके साथ बात शेयर करेंगे। पर आज के लिए एक प्रश्न है कि इस देश में इस समय, चूँकि मैं उन सभी लोगों का पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ जो देश को जीते हैं, और जब देश को जीते हुए दिखते हैं, इवन बीच में मैंने इंटरव्यू के दौरान एक से पूछा कि क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण के बाद लीजेंड्स आना बंद हो गए, महान नाम तो बंद ही हो गए। तो उन्होंने कहा, और उनको पुकारा नहीं जाता, उन्हें आज याद नहीं किया जाता। तो उनका जवाब ये था कि होता ये है कि हर समय के समकालीन लीजेंड्स बनते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो इस समय के लीजेंड्स को बताने में सफल नहीं हो पाए थे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप इस देश में अभी वो क्षमताएं देखते हैं कि लीजेंड्स देगा देश? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, 130 करोड़ की हमारी आबादी है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये कमजोरी नहीं है। अगर आप पॉपुलेशन को कमजोरी मानेंगे, कोसते रहेंगे कि हमारी आबादी इतनी है, तब तो हम कभी सफल नहीं होंगे। इस आबादी को हम अपनी ताकत मानेंगे। आज दुनिया इधर पहुंचना चाहती है क्योंकि वो इसमें सबसे बड़ा मार्केट देख रही है ना। तो हम अपने इस ताकत को हम क्यों नहीं परिवर्तित कर सकते हैं? अगर उनको गुण दिखता है, वो इधर आके छोटे छोटे शहरों में वो अपना मतलब जो है दुकान स्थापित कर रहे हैं, अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा अपनी ताकत। हम जो है वो सोए हुए हनुमान जी हैं, है ना, हैं। हमें जो है उठने की आवश्यकता है, हमें अपने ताकत को जो है एहसास करने की आवश्यकता है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी हम राष्ट्रीय एकीकरण की बात करें, आज समय जो विखंडीकरण के लिए लगातार बहुत सारी छोटी मोटी शक्तियां काम कर रही हैं, इवन देश के लोग उनके साथ शामिल हो जाते बिल्कुल। हैं। तो ऐसे में आप भविष्य के लिए देश को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक रहें और देश को बहुत आलोकित भविष्य दें? बिल्कुल, इसमें सिर्फ एक ही हमें हमारे पूर्वजों ने एक ही बात हमें सिखाई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम जो है पूरे विश्व के कल्याण की बात करें। हमने इस देश में, बाकी जो है अभी भी इंटरनेट के ज़माने भी, अंतरताम के युग में भी पश्चिम में जो अवधारणा बनी है वो ग्लोबल विलेज का है, वैश्विक गांव। जबकि हमारे पूर्वज जो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा वसुधा, जिसमें पेड़ पौधे जानवर सब हैं, ये सब एक कुटुंब है, एक परिवार है। अगर पूरे वसुधा को कुटुंब कह सकते हैं तो हम पूरे भारतवर्ष में रहने वाले अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग पंथ संप्रदाय के, अलग अलग खान पान खाने वाले लोग, अलग अलग वेशभूषा पहनने वाले, अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश से आने वाले, हम क्यों नहीं एक कुटुंब बन सकते? और जिस दिन हम इसमें सफल हो गए तो फिर दुनिया में कोई ताकत हमको रोक नहीं पाएगी। और हमें उसके जो नापाक इरादे हैं, जो हमारे शत्रुओं के, उसको जो है हमें उन इरादों पर पानी फेरना है, उनको असफल बनाना है, और हमको एक साथ जो है हमको आगे बढ़ना है। जी। और अंत में हम दो लाइनें हमारे ITDC न्यूज़ के बारे में आपसे सुनना चाहते हैं। जी जी, नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे कि, और मैंने हमेशा ये कहा है कि अब भविष्य स्वतंत्र पत्रकारिता का है, जिसको इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कहते हैं। आने वाले दिनों में वो पत्रकारिता ही, क्योंकि लोग अब डिजिटल के माध्यम से, लोग आज अपने स्मार्टफोन्स के माध्यम से आज जो है स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष पत्रकारिता देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और जो उनको देगा वो कामयाब होगा। तो इसलिए अब सिर्फ अखबार पढ़ेंगे या टीवी देखेंगे, उस सब से हटकर अब जो है स्वतंत्र पत्रकारिता का युग आ गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ITDC का जो मीडिया ग्रुप है वो स्वतंत्र, स्वच्छ, निष्पक्ष और सकारात्मक समाचार जनता को देगी, क्योंकि मीडिया का काम मात्र सूचित और शिक्षित करना नहीं है, मीडिया का काम समाज को प्रेरित करना भी है, समाज का पिछलग्गू बनना नहीं है, समाज को नेतृत्व प्रदान करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ITDC ये काम करेगी। बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए, और तहे दिल से हम स्वीकार करते हैं और हम कोशिश करेंगे आपकी अपेक्षाओं पे कायम रह पाएँ। धन्यवाद। थैंक यू सुरेश। धन्यवाद। आज आप हमारे साथ हुए, और स्टूडियो आपको धन्यवाद करता है। और मैं इस
आज के एपिसोड को कुछ ऐसे पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो खुशी आपने मुझे दी है, व्यक्तिगत रूप से भी जो खुशी दी है, क्योंकि हमें दिखती है आशाएं भविष्य की, और उनके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। इनके लिए तो क्या कहूँ, एक लाइन जो बहुत ही पसंदीदा है कि कहते हैं कि वो जहाँ भी जाएगा सिर्फ रोशनी फैलाएगा, आप उसे क्या रोक पाएंगे, वो तो दीपक है, यही करके जाएगा। थैंक यू ITDC न्यूज़, थैंक यू इंडिया। थैंक यू सो मच।